हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सिनोनिम्स का अपना तीसरा टेस्ट सीरीज लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो सेशन में आपको 20 फ्रेजेस दिए गए हैं, जिसमें कि अंडरलाइन भाग जो दिया गया है, आपको उस अंडरलाइन भाग का सिनोनिम्स तलाश करना है। आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन उसके लिए दिए जाएंगे और उस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन अंडरलाइंड पार्ट का सिनोनिम्स बनता है। आपको वो पार्ट चुनना है जो कि अंडरलाइन भाग का बेस्ट सिनोनिम्स हो। बच्चों, ये काम आपको स्वयं से करना होगा। पहले आप वीडियो को रोक करके, वीडियो को पॉज करके आप इसे स्वयं से बनाएं और इसके बाद वीडियो में दिए गए आंसर से आप अपने आंसर को मैच करें। बच्चों, आप इस वीडियो सेशन को आप कंप्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करें, पूरी तरह से बनाने की कोशिश करें। 1 से 20 तक बनाएं। ये वीडियो काफी मेहनत से आपके लिए तैयार किया गया है। अंत में यदि आपको वीडियो अच्छा लगे कि आप इसको शेयर कर सकते हैं तो आप अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अगर आप जो भी फीडबैक देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ताकि हमें और भी इंप्रूव करने का मौका मिले वीडियो के अंदर। चलिए, तो आज की इस वीडियो सेशन के हम लोग फर्स्ट सवाल की ओर आते हैं। वैलिएंट अटेम्प्ट, इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है वैलिएंट, इस वैलिएंट का आपको सिनोनिम्स तलाश करना है। यदि कोई अटेम्प्ट, यदि वैलिएंट अटेम्प्ट है तो अटेम्प्ट क्या है? वेस्टफुल अटेम्प्ट है, मतलब बेकार कोशिश है। हाफ हार्टेड अटेम्प्ट है, मतलब आधा मन से किया गया अटेम्प्ट है। ब्रेव या करेजियस, मतलब कि बहादुरी से भरा हुआ अटेम्प्ट है। या फ्यूटाइल, मतलब बेकार अटेम्प्ट है। बच्चों, इसमें बेस्ट सिनोनिम्स का क्या होगा? वैलिएंट का हमें वो तलाश करना है। देखिए, वैलिएंट का मतलब क्या होता है? वैलिएंट का मतलब होता है साहसिक, है ना। अगर व्यक्ति वैलिएंट एफर्ट लगाता है तो साहसिक कोशिश लगाता है। वैलिएंट का मतलब अगर सिंपल भाषा में कहें तो साहसिक या बहादुर, साहसिक या हम कह सकते हैं बहादुर। अगर हिंदी अगर ये क्लियर है तो हमारा राइट इसका सिनोनिम्स होना चाहिए ब्रेव या करेजियस। यदि कोई व्यक्ति अगर वैलिएंट है, इसका मतलब है कि वो ब्रेव है, करेजियस है। इसके और भी सिनोनिम्स है। हम चलिए इसके कुछ और सिनोनिम्स की चर्चा कर देते हैं। इसके और सिनोनिम्स क्या क्या है? वैलिएंट के और सिनोनिम्स हैं आपकी गैलेंट, बहादुरी से भरा हुआ। अगर कोई चीज गैलेंट है यानी कि वो बहादुर है। ब्रेव तो हम लोग समझ ही रहे हैं। हमारा अगला जो वर्ड है ना वो है इंट्रेपिड है। इंट्रेपिड मतलब ये साहसिक होता है, जो किसी से डरे नहीं। ऑडेसियस का भी मतलब साहसिक होता है। ये सारे क्या है? ये सभी के सभी जो वर्ड्स हैं वो वैलिएंट के सिनोनिम्स हैं। ये अदर सिनोनिम्स है गैलेंट, इंट्रेपिड, ऑडेसियस। आपके ऑप्शन में 2 अलग से दिए गए हैं, ब्रेव और करेजियस। तो बच्चों 1 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। चलिए हम लोग नंबर 2 में चलते हैं। कह रहा है क्या? मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। देखिए, मार्जिनलाइज का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझिएगा। यदि कोई सेक्शन से भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है तो वो सेक्शन क्या है? सेक्शन का मतलब कोई वर्ग समझ लीजिए, कोई खंड समझ लीजिए। चलिए, एजी है, इन्फ्लुएंशियल है, मिडिल क्लास है, या ऑर्डिनरी या अनइंपॉर्टेंट है, वो क्या है? देखिए, पहले आप मार्जिनलाइज के पहले अर्थ को समझिए। मार्जिनलाइज का मतलब होता है अलग करना। यदि कोई व्यक्ति, कोई चीज यदि मार्जिनलाइज किया गया है तो उसको अलग कर दिया गया है, आइसोलेट किया गया है। पहले इसका वर्बियल रूप समझा जाए। मार्जिनलाइज, मार्जिनलाइज, पहले आप इसका वर्ब समझिए। मार्जिनलाइज का साइनो अगर हम कहें तो आइसोलेट, है ना। इसका और साइन हो जाएगा सिग्रीगेट। बढ़िया वर्ड है सिग्रीगेट, ठीक है ना। चलिए इसको हम लिख सकते हैं कीप अपार्ट, अलग करना है। सबका एक ही अर्थ है, अलग करना। कीप अपार्ट, अलग करना। सबका एक ही हिंदी है, अलग करना। चलिए अब हम आते हैं इसके एडजेक्टिव फॉर्म पर। मार्जिनलाइज्ड का मतलब क्या है? जो आइसोलेटेड हो, जो अलग हो, ठीक है ना। और वो ज्यादा महत्व का नहीं हो, ठीक है ना, उसको हटा दिया जाता है। जैसे कि हमारे समाज में भी जो मजदूर वर्ग है वो क्या है? मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है ना। वो ऑर्डिनरी है, वो अनइंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए डी होना चाहिए। 2 का राइट आंसर होना चाहिए डी। मार्जिनलाइज्ड का यहां मतलब होगा महत्वहीन, है ना, जिसका कोई महत्व नहीं हो। वो वर्ग, समाज का वो वर्ग जो कि महत्वहीन हो। चलिए कुछ और भी इसमें वर्ड्स आए हैं, पहले उसका हिंदी देख लेते हैं। एजी, एजी का मतलब क्या होता है? चिंतित, है ना, परेशान। चिंतित या जो परेशान दिखता है ना वो एजी होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एंग्सियस, वरीड। इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एंग्सियस, ठीक है ना, वरीड। चलिए, परेशान, चिंतित।
चलिए, इन्फ्लुएंशियल का हिंदी क्या होता है? प्रभावशाली। यदि कोई व्यक्ति अगर इन्फ्लुएंशियल है तो वो इसका मतलब है कि वो प्रभावशाली व्यक्ति है। मिडिल क्लास आप समझते हैं मध्य वर्ग, और ऑर्डिनरी और अनइंपॉर्टेंट तो इसके सिनोनिम सी हो गए, यानी कि हमारा 2 का राइट आंसर होना चाहिए डी होना चाहिए। आइएगा नंबर 3 में, इम्प्लिसिट आइडिया। यदि कोई आइडिया इम्प्लिसिट है, इसका मतलब है कि वो क्या है? सजेस्टेड है, अपरेंट है, इम्परफेक्ट है या इररिलेवेंट है। यदि कोई आइडिया यदि इम्प्लिसिट आइडिया है तो उसके लिए सही सिनोनिम्स क्या बनता है? सजेस्टेड, अपरेंट, इम्परफेक्ट और इररिलेवेंट। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए सजेस्टेड। इसका राइट आंसर होना चाहिए सजेस्टेड। देखिए, यदि कोई चीज यदि इम्प्लिसिट है, यानी कि उसको सीधा नहीं कहा गया है, अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया है, घुमा करके कहा गया है। कोई बात हम सीधे ना कहा करके हम उसे घुमाकर कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, तो हम इम्प्लिसिट वे में करते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब इसको अगर सिंपल अगर हिंदी कहा जाए तो अप्रत्यक्ष, है ना। इसका अगर सिंपल अगर हिंदी कहा जाए तो अप्रत्यक्ष, ठीक है ना, घुमा करके। यदि कोई बात अगर आप सीधे ना कह के घुमा करके कहते हैं तो आप उसको इम्प्लिसिट वे में करते हैं, ठीक है। चलिए, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? अगर हम इसके दूसरे सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या होना चाहिए? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इन्फर्ड। देखिए, इन्फर का भी मतलब होता है, सॉरी इसका साइन हो जाएगा इम्प्लाइड, है ना, जिसको संकेत के रूप में कहा गया है, सीधे नहीं कहा गया है। इसका साइन हो जाएगा इनसाइनुएटेड, है ना, संकेत के तौर पर कहना, सॉरी इसका जो ये सिनोनिम्स हो जाएगा इनसाइनुएटेड हो जाएगा। चलिए, इनसाइनुएटेड। चलिए, इसका सिनोनिम्स बहुत सारे सिनोनिम्स, एक सजेस्टेड इसका कॉमन सिनोनिम्स है, यानी कि कोई बात को अगर आप इम्प्लिसिट वे में करते हैं तो आप उसको अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? साफ तौर पर कहना, है ना। इसका एंटो क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट। इसका एंटो बनेगा वो क्या होगा? एक्सप्लिसिट। चलिए, साफ तौर पर, खुलेआम तौर पर, स्पष्ट तौर पर। तो स्पष्ट कहने के लिए एक्सप्लिसिट और अप्रत्यक्ष कहने के लिए इम्प्लिसिट। 3 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 3 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइएगा नंबर 4 में, कह रहा है क्या? पैटर्न्स टू बी डिसर्न। डिसर्न का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मुश्किल से देखना। डिसर्न के 2 अर्थ होते हैं, है ना। एक डिसर्न का अर्थ होता है किसी चीज को मुश्किल से देख लेना, किसी चीज को मुश्किल से देखना। चलिए, मुश्किल से देखना। इसका दूसरा मतलब क्या होता है? पहले उसके लिए पहले हम ऑप्शन पर जाते हैं। चलिए, पैटर्न टू बी डिसर्न्ड, तो डिस्कार्डेड, सीन या अंडरस्टूड, डिराइव्ड और डिस्कस्ड। तो बच्चों इसका जो दूसरा अर्थ है, इसी में आपका आंसर छिपा हुआ है ना। देखना, समझना। अगर आप कोई चीज को डिसर्न करते हैं, आप उसे देखते हैं, आप उसको समझते हैं, समझना। इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, ठीक है। 4 का राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए, आते हैं नंबर 5 की ओर। गार्नर सपोर्ट। यदि आप सपोर्ट को गार्नर करते हैं, कोई किसी तरह के समर्थन को अगर आप गार्नर करते हैं तो आप क्या करते हैं? रिफ्यूज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, गैदर करते हैं और प्रोवाइड करते हैं। आप उसको क्या करते हैं? गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, जुटाना। इसका मतलब कि राइट आंसर इसका गैदर होना चाहिए। 5 का राइट आंसर हमारा सी होगा। अगर आप किसी को अगर गार्नर करते हैं, आप एकत्र करते हैं, आप जुटाते हैं, जुटाना, एकत्र करना, ठीक है ना। चलिए, अब इसके सिनोनिम्स तो ढेरों सारे सिनोनिम्स हैं। अगर आप सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो कई सिनोनिम्स हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएगा एक्युमुलेट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्युमुलेट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कलेक्ट। सबका मतलब एक ही चीज है, जुटाना, एकत्र करना। इसका साइन हो जाएगा कंपाइल, एकत्र करना, जुटाना। होड मतलब एकत्र करना, जुटाना। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। चलिए, बाकी सारा वर्ड्स क्लियर है। इसका मतलब है कि 5 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आइएगा नंबर 6 में, कह रहा है कि सिलेंडर मार्जिन। मार्जिन का मतलब अंतर। मार्जिन का मतलब क्या होता है? अंतर होता है। तो सिलेंडर मार्जिन किस तरह का अंतर होगा? डबल साइडेड अंतर, मतलब दोनों तरफ से अंतर। अनसर्टेन, आना मतलब कि पता नहीं कि अंतर क्या होगा, अनिश्चित अंतर। नैरो या स्मॉल, मामूली अंतर। और बिग या ह्यूज, बड़ा अंतर। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए। देखिए, सिलेंडर का 2 मतलब होता है। एक सिलेंडर का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति सिलेंडर है, यानी कि वो दुबला पतला, छरहरा बदन वाला। अब इसको सिंपल भाषा में समझिए, छरहरा बदन वाला, दुबला पतला लेकिन देखने में जो सुंदर लगे, है ना, उसको छरहरा कहते हैं। जो लंबा हो, पतला हो लेकिन देखने में आकर्षक हो ना, उसको सिलेंडर कहते हैं। चलिए, सिलेंडर का एक मतलब है छरहरा बदन वाला। सिलेंडर का दूसरा मतलब है मामूली, स्लाइट, है ना, मामूली, स्लाइट। इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर होना चाहिए नैरो या स्मॉल, नैरो या स्मॉल। यानी कि हमारा 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा।
चलिए आते हैं नंबर 7 में, स्ट्रेंज्ड वाइफ। स्ट्रेंज्ड वाइफ, यदि कोई व्यक्ति अगर स्ट्रेंज्ड है तो वो क्या है? कोई वाइफ, कोई फैमिली अगर स्ट्रेंज्ड है तो वो क्या है? एबनॉर्मल है, असामान्य है। सेकंड मतलब वो दूसरा है, दूसरी पत्नी है। बिहेविंग स्ट्रेंजली, जो विचित्र व्यवहार करे वो पत्नी। सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड, या जो हस्बैंड से अलग रह रही है वो पत्नी, है ना। मतलब स्ट्रेंज्ड वाइफ किस तरह की पत्नी होगी? चलिए, स्ट्रेंज्ड का मतलब क्या होता है? जो किसी से लड़ करके वहां से अलग रहता है। अगर कोई व्यक्ति अगर स्ट्रेंज्ड है अपने फैमिली से, अपने हस्बैंड से या किसी फ्रेंड से, तो इसका मतलब है कि लड़ करके उससे वो अलग रह रहा है। तो इसका सिंपल अगर हिंदी कहें तो इसका हिंदी होगा लड़कर, है ना, अलग रहना, इसको कहते हैं स्ट्रेंज्ड। अलग रहना स्ट्रेंज्ड कहलाता है। यानी कि अगर किसी की पत्नी अगर स्ट्रेंज्ड है, यानी कि डिवोर्स नहीं दिया है लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता है, तो इसको कहते हैं स्ट्रेंज्ड। यह अवस्था स्ट्रेंज्ड कहलाती है। सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड, यानी कि 7 का राइट आंसर हमारा डी होगा। और इसका तब एंटो क्या होगा? जो अब एक साथ रहे, है ना, लड़के अलग ना रहे, जो एक साथ रहे, इसका एंटो हो जाएगा रिकॉन्साइल्ड। इसका साइन हो जाएगा रिकॉन्साइल्ड, इसका एंटो हो जाएगा रिकॉन्साइल्ड। यदि कोई व्यक्ति रिकॉन्साइल्ड है, इसका मतलब क्या है कि अब वो मिलाप कर लिया है ना। रिकॉन्साइल्ड का मतलब जो मिलाप कर लिया हो, जो अलग अब नहीं रह रहा हो, जो मेल मिलाप कर लिया हो, है ना। जो मिलाप या मेल मिलाप ऐसे समझिए, जो मेल मिलाप कर लिया हो वो रिकॉन्साइल्ड होता है, ठीक है ना। चलिए, इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? हमारा राइट आंसर इसका डी होना चाहिए। 7 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आइएगा नंबर 8 में, आइएगा ट्रियम्फेंट लुक। ट्रियम्फेंट लुक, यानी लुक मतलब नजर, है ना। नजर कैसा है, यानी कि देखने में वो कैसा व्यक्ति लग रहा है? डिफिटिस्ट, इंथुजियास्टिक, एंग्री, विक्टोरियस, है ना। मतलब वो देखने में व्यक्ति कैसा नजर आ रहा है? यदि कोई लुक, यदि ट्रियम्फेंट लुक है तो वो कैसा लुक है? डिफिटिस्ट, इंथुजियास्टिक, एंग्री और विक्टोरियस। तो इसका राइट आंसर बच्चों होना चाहिए विक्टोरियस। विक्टोरियस मतलब विजयी, यानी कि वो जो लुक कैसा लुक है? विजयी, है ना। लग रहा है कि ये व्यक्ति मतलब जीता है कोई चीज, और इस तरह से वो दिखाई दे रहा है। चलिए बच्चों, तो इसका राइट आंसर हमने क्या पाया? ट्रियम्फेंट लुक कौन सा लुक होगा? तो विक्टोरियस लुक होगा, ठीक है ना। 8 का राइट आंसर डी होगा। इसके और भी सिनोनिम्स है विनिंग, इसके और भी सिनोनिम्स है विनिंग, ठीक है ना। चलिए, तो विजय के लिए हमारे पास 3 वर्ड है, ट्रियम्फेंट, विक्टोरियस और विनिंग। लेकिन इसके कुछ ऑप्शंस और भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि उनका सवाल से कोई लेना देना नहीं है। डिफिटिस्ट कौन होते हैं? अब आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि सर हम डिफिटिस्ट किसको कहते हैं? जो, है ना, जो अपना पराजय को एक तरह से मान के चलता है कि मेरा पराजय होने वाला है, मैं जीतने वाला नहीं हूं। जो जीतने की उम्मीद ना करे, जो किसी चीज को जीतने की उम्मीद ना करे, पराजयवादी होता है। एक आदमी होता है ना कि इसके दिमाग में ना पराजय ही लिखा चलता है, पराजय वाला ही बात चलता है। आप इसको सरल भाषा में समझिए, पराजयवादी, ठीक है। इंथुजियास्टिक का मतलब क्या होता है? जोश से भरा हुआ, जोशीला, उमंगी, उमंगी, जोशीला, ये इंथुजियास्टिक होता है। बाकी वर्ड्स क्लियर है। एंग्री, क्रोधित, और विक्टोरियस तो मैं कह चुका हूं विजयी। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? 8 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 में, रिसोर्स क्रंच। चलिए, यदि कोई रिसोर्स क्रंच है तो वो क्या है भाई? एक्सेस है, ज्यादा है, यूटिलाइजेशन उपयोगिता है, कंस्ट्रेंट तंगी है, और वेस्टेज मतलब बर्बादी है। देखिए, क्रंच का मतलब क्या होता है? क्रंच का मतलब होता है, आप ऐसे समझिए, अगर किसी चीज का क्रंच है तो उसकी संकट है, उसकी कमी है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कंस्ट्रेंट होना चाहिए। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है अगर कोई चीज अगर आपको कंस्ट्रेंट पैदा कर रहा है तो रुकावट पैदा कर रहा है, बाधा पैदा कर रहा है, अड़चन पैदा कर रहा है। कंस्ट्रेंट का मतलब आप अड़चन, आप समझिए, बाधा, रुकावट, इसको कंस्ट्रेंट कहते हैं, ठीक है। यदि आपको किसी तरह का रिसोर्स का क्रंच बना हुआ है, इसका मतलब है कि कंस्ट्रेंट बना हुआ है, रिसोर्स आपके पास है नहीं, तो राइट आंसर इसका हमारा 9 का आंसर सी होना चाहिए। आइए नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव अप्रोच। यदि कोई अप्रोच, यदि सब्जेक्टिव अप्रोच है तो वो कौन सा अप्रोच है? फेयर है, पर्सनल है, एकेडमिक है, या क्रिएटिंग है? बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए पर्सनल, है ना। देखिए, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। यदि कोई चीज यदि सब्जेक्टिव है तो उस व्यक्ति के विचार के अनुसार है, उस व्यक्ति के फीलिंग के अनुसार है। एक होता है तटस्थ, है ना, निष्पक्ष, निष्पक्ष, हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, हम अपना कोई विचार ऐड नहीं करेंगे। तो निष्पक्ष का जो अंग्रेजी होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव, है ना। निष्पक्ष का अंग्रेजी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि इसका एंटो है ना। उस सब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव मत समझिएगा कि छोटा बड़ा, वो वाला नहीं है। यदि कोई व्यक्ति यदि निष्पक्ष है अपने डिसीजन में, अपने जजमेंट में, यानी कि वो
वो किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, ऑब्जेक्टिव थॉट ऑब्जेक्टिव है। लेकिन यदि अप्रोच अगर सब्जेक्टिव हो जाए तो ये पर्सन के फीलिंग के अनुसार चलेगा। इसको आप सिंपल भाषा में समझिए, व्यक्ति परक, जो व्यक्ति के अनुसार चले, जो व्यक्ति के फीलिंग के अनुसार चले, ठीक है ना। इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, है ना, बायस्ड, है ना, प्रेजुडिस्ड। इसका सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, बायस्ड, प्रेजुडिस्ड। क्योंकि ये व्यक्ति के अपने फीलिंग के ऊपर बात चल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए पर्सनल, ठीक है ना, व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिपरक या व्यक्तिगत भी कह सकते हैं, यही सब्जेक्टिव होता है। यदि कोई अगर अप्रोच सब्जेक्टिव अप्रोच है, यानी कि वो आपका व्यक्तिगत वो अप्रोच है, इसका मतलब है कि 10 का राइट आंसर क्या बनेगा, 10 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइएगा नंबर 11 में, सिंथेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। देखिए सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, संयोजन, संश्लेषण, चीजों का आपस में मिल जाना, ये सिंथेसिस कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका अब पूछ रहा है क्या कि इसका साइनो क्या होगा, सेपरेशन, कंटेम्पररी, डेसिफेरिंग और कंबाइनिंग सेपरेट आइडियाज। संश्लेषण, संयोजन, है ना, इसका हिंदी क्या होता है, अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है संश्लेषण, संयोजन को हम लोग सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है क्या कि सिंथेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट में क्या कर रहा है कि आपको इसका सिनोनिम्स तलाशना है, ठीक है। तो चलिए, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, कंबाइनिंग सेपरेट आइडियाज। आप सेपरेट आइडियाज को कंबाइन कर रहे हैं, मिला रहे हैं, उसका संयोजन कर रहे हैं। सेपरेशन तो इसका एंटो है, ये तो वर्ड एंटो बन जाएगा एक तरह से, ये तो एंटो का काम करेगा, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब 11 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। कॉन्टेम्पोररी का मतलब क्या होता है, समकालीन। यदि कोई व्यक्ति अगर किसी का कॉन्टेम्पोररी है तो उसके समय का है, ठीक है, समकालीन होना चाहिए। डेसिफर का मतलब क्या होता है, किसी तरह की लिपि को पढ़ना, है ना, लिपि इत्यादि को पढ़ना। लिपि इत्यादि को पढ़ने के लिए जो वर्ड होता है वो डेसिफर होता है, पढ़ना, और ये वर्ब के रूप में हम पढ़ेंगे इसको डेसिफर। यदि किसी तरह का कोड वगैरह, कोई मैसेज वगैरह पढ़ते तो आप उसको डेसिफर करते हैं। तो बच्चों क्या मैं बात कर रहा हूं कि 11 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। आइएगा 12 में, रेडिकल चेंज। रेडिकल का मतलब होता है पूर्ण बदलाव, है ना, पूर्ण बदलाव। चलिए, एक्सटीरियर, अनइम्पॉर्टेंट, फंडामेंटल और कंप्लीट। तो इसका साइन होना चाहिए कंप्लीट, है ना। रेडिकल के और भी साइन हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव। देखिए पूर्ण के लिए, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव। थोरो का भी मतलब होता है समूचा। ये सारे वर्ड्स हम लोग हार्डविक के अंदर पढ़ लिए हैं। चलिए, तो इसका हिंदी क्या होगा, समूचा या पूरा। समूचा या पूरा को हम लोग कहते हैं रेडिकल। तो इसका मतलब है कि 12 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 12 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आइएगा 13 नंबर में, करके मेनियल जॉब। यदि कोई काम यदि मेनियल काम है, यानी कि वो निम्न स्तर का काम है। चलिए, अब इसके लिए आपको साइनो चुनना है, इन्वॉल्विंग मैनुअल वर्क, इन्वॉल्विंग मेंटल वर्क, ऑनररी, नॉट स्किल्ड और इंपॉर्टेंट। यदि कोई काम यदि मेनियल काम है तो वह काम कैसा है, क्या हाथ से काम करने वाला है, दिमाग से काम करने वाला है, कोई सम्मानजनक काम है, या वो कोई महत्वहीन काम नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इसका राइट आंसर डी होना चाहिए। 13 का राइट आंसर डी होगा। मेनियल का मतलब क्या होता है, निम्न स्तर का, इसलिए वो स्किल्ड नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अब इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका सिनोनिम्स होगा लोली, निम्न स्तर का। सिंपल भाषा में कहें तो निम्न स्तर का। चलिए, इसको सिंपल भाषा में कहें तो इसका हिंदी होता है निम्न स्तर का, घटिया। चलिए, तो इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा 13 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। आइएगा नंबर 14 में, करे क्या, हैपहैजार्ड मैनर। यदि कोई मैनर यदि हैपहैजार्ड है तो वह क्या है, इरेगुलर है, हार्मलेस है, हार्मफुल है, इमैकुलेट है, वो क्या है। देखिए बच्चों, यदि कोई मैनर यदि हैपहैजार्ड मैनर है, यानी कि वो जैसे तैसे किया गया है, जैसे तैसे आप अस्त व्यस्त तरीके से काम करते हैं, जैसे तैसे काम करते हैं, आपका कोई सिस्टम नहीं है, तो ये कहलाता है हैपहैजार्ड। हैपहैजार्ड के सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रैंडम, मतलब बिना लक्ष्य के, जैसे तैसे, अनसिस्टमेटिक। चलिए, इसको थोड़ा देखते हैं, इसके सिनोनिम्स और थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सबका भी मतलब है जैसे तैसे। यदि कोई काम को अगर आप जैसे तैसे करते हैं तो आप हैपहैजार्ड तरीके से करते हैं, ठीक है। इसका साइनो क्या हो जाएगा, रैंडम, अनसिस्टमेटिक, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हमारा बन रहा है वो ए बन रहा है, इरेगुलर, अनियमित, जिसका कोई मतलब रेगुलर फॉर्म है ही नहीं। तो इसका मतलब कि 14 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। चलिए, इसमें एक बहुत बढ़िया ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इमैकुलेट। इमैकुलेट का मतलब क्या होता है, शुद्ध। अगर इसका हिंदी कहा जाए तो इमैकुलेट का मतलब होता है शुद्ध, है ना, एकदम परफेक्ट,
है ना। इमाकुलेट का मतलब परफेक्ट। अगर इसका अगर साइनो के बारे में बात करें तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, इंग्लिश में साइनो हो जाएगा परफेक्ट। चलिए बच्चों, तो 14 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आएगा 15 में, एक कंफर्म्ड एथेइस्ट। एक कंफर्म एथेइस्ट, कंफर्म का मतलब होता है पक्का, कंफर्म का मतलब होता है पक्का। चलिए एथेइस्ट कौन होते हैं, चलिए डिसबिलीवर इन गॉड, जो भगवान में विश्वास ना करे, बिलीवर इन रिलीजन, जो कि धर्म में विश्वास करे, बिलीवर इन साइंस, जो विज्ञान में विश्वास करे, या बैचलर कुंवारा हो। यदि कोई व्यक्ति एथेइस्ट है तो इसका मतलब है कि वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। इसका मतलब है कि इसका राइट क्या होना चाहिए, डिसबिलीवर इन गॉड, जो गॉड में बिलीव ना करे, डिसबिलीव करे, है ना, विश्वास ना करे। यानी कि 15 का राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, आप पक्का नास्तिक, आप इसको, एथेइस्ट कौन होते हैं, एथेइस्ट का मतलब नास्तिक, कंफर्म का मतलब पक्का और एथेइस्ट का मतलब नास्तिक। चलिए यदि कोई व्यक्ति अगर एथेइस्ट है, इसका मतलब है कि वह नास्तिक है, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। तो पक्का नास्तिक का अंग्रेजी यही होता है, कंफर्म्ड एथेइस्ट। चलिए आते हैं नंबर 16 में। करेक्ट, एक कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी। एक डिफॉर्मिटी का पहले हिंदी समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है शरीर में जो विकृति हो जाती है, शरीर जो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना, इसको डिफॉर्मिटी कहते हैं। अब करेंगे एक कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी कैसा डिफॉर्मिटी होगा, ऑकरिंग एट और ड्यूरिंग बर्थ, जो जन्म के दौरान हो या जन्म के समय हो, वो विकृति, वो शरीर का टेढ़ापन जो कि जन्म के दौरान हो अथवा जन्म के समय हो। हेरिडेटरी, जो वंशानुगत हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हो वो हो। क्रिपलिंग, जो आपको अपंग कर दे, क्रिपल का मतलब अपंग करने वाला, जो आपको अपंग कर दे विकृति, वो हो अपंग करने वाला। और इनक्यूरेबल, ला इलाज, या आपके शरीर का जो अगर विकृति अगर ला इलाज है तो वो इनक्यूरेबल होगा। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए, कंजेनिटल का मतलब क्या होता है, जो जन्म के समय का हो। जन्मजात बीमारी कोई होता है ना, जन्मजात बीमारी जो जन्म के समय का ही हो। जन्मजात बीमारी का तब अंग्रेजी हम कैसे लिखेंगे, इन कॉन्जेनिटल, वो डिजीज कौन सा डिजीज होगा, कॉन्जेनिटल डिजीज, है ना। जन्मजात बीमारी जो जन्म के समय के साथ ही होता है वो कहलाता है कॉन्जेनिटल। इसका मतलब है कि 16 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। आइए 17 में करेंगे, सॉर्न ऑफ एम्बेलिशमेंट। एम्बेलिशमेंट का मतलब होता है, चलिए क्या होता है, ब्राइटनेस, डेकोरेशन, क्लैरिटी और डेप्थ। एक बार फिर से सुना जाए, एम्बेलिशमेंट का आपको सिनोनिम्स तलाशना है, ब्राइटनेस, डेकोरेशन, क्लैरिटी और डेप्थ। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए ब्राइटनेस, चमक, चमक दमक, है ना, चमक, सॉरी, इसका राइट आंसर डेकोरेशन होना चाहिए, सजावट। एम्बेलिशमेंट मतलब सजावट, एम्बेलिशमेंट का अर्थ है सजावट। चलिए इसका मतलब है कि 17 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइएगा नंबर 18 में, डिफेंट मैसेज। देखिए डिफेंट मैसेज कैसा मैसेज है, डिसोबेइंग, जो अवज्ञा करे, जो आज्ञा ना माने, डिस्टर्बिंग, जो व्यवधान डाल दे। चलिए डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना मुश्किल हो। वो कौन सा मैसेज, यदि कोई मैसेज डिफेंट मैसेज है, यदि कोई मैसेज को डिफेंट मैसेज हम कह रहे हैं तो वो कैसा मैसेज है, डिसोबेइंग है, आज्ञा नहीं मानेगा, मैसेज में जो लिखा होगा उसको नहीं मानेगा। डिस्टर्बिंग मतलब कहने का मतलब है जो व्यवधान डालेगा। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना मुश्किल होगा। और डिफिनिट मतलब निश्चित, कोई डिफिनिट मैसेज होगा। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए डिसओबेइंग। यदि कोई व्यक्ति अगर डिफेंट है, यानी कि वो अवज्ञा कर रहा है, वो आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। डिफेंट का मतलब समझ लीजिए सिंपल भाषा में तो अवज्ञा, जो आज्ञा का पालन ना करे। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 18 का राइट आंसर ये होना चाहिए। आइएगा नंबर 19 में, करेक्ट, ऑस्टेरिटी आफ्टर वार, है ना। ऑस्टेरिटी आफ्टर वार, कठोर जीवन को क्या कहते हैं, कठोर जीवन, संयमी जीवन को, है ना, ऑस्टेरिटी कहते हैं। कठोर जीवन या संयमी जीवन को क्या कहते हैं, ऑस्टेरिटी कहते हैं। तो कह रहा है कि युद्ध के बाद, आफ्टर वार के बाद ऑस्टेरिटी डेवलप हुआ। ऑस्टेरिटी का यह मतलब क्या है, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी, कोल्ड वार, शीत युद्ध, रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन का अर्थ होता है पुनर्वास। चलिए, और ऑर्डिनरी लाइफ विद लिमिटेड प्रोविजंस, प्रोविजंस का मतलब खाना पीना, बहुत ही कम मात्रा में खाना पीना को हम कहेंगे ऑस्टेरिटी। यानी कि बच्चों राइट आंसर इसका डी होना चाहिए। 19 का राइट आंसर जो होगा डी होगा। ऑस्टेरिटी का मतलब क्या होता है, संयमी, कठोर जीवन जीने वाला। तो डी ऑप्शन भी कह रहा है कि ऑर्डिनरी लाइफ विथ लिमिटेड प्रोविजंस, बहुत ज्यादा खाना पीना नहीं है, थोड़ा सा खाना पीना है और एक असाधारण सा जिंदगी जी रहे हैं। यानी कि राइट 19 का राइट आंसर डी होना चाहिए। आइएगा 20 में, करेक्ट, डेफर द डिसीजन। यदि आप किसी डिसीजन को डेफर करते हैं, यानी कि आप उसे क्या करते हैं भाई, कन्वे कहते हैं, पोस्टपोन स्थगित करते हैं। टेक ऑन समबडीज बिहाफ, आप दूसरे के स्थान पर डिसीजन लेते हैं।
अथवा इन्फर आप मतलब इन्फर का मतलब क्या होता है? इन्फर का मतलब होता है निष्कर्ष पर पहुंचना। चलिए, डेफर का मतलब राइट अर्थ होता है स्थगित करना। डेफर का मतलब होता है स्थगित करना, मतलब आप उस चीज को अभी ना करके बाद में करेंगे, तो पोस्टपोन इसका साइनो हो जाएगा। ठीक है, डेफर के और भी साइनो क्या हो जाएंगे? तो डेफर का और साइन हो जाएगा डिले, डेफर का साइन हो जाएगा प्रोक्रेस्टिनेट, बढ़िया वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेट, है ना। चलिए, कई तरह के वर्ड है ना, एडजॉर्न, कई तरह के वर्ड है, इस सब का मतलब है ना स्थगन, है ना। डेफर का मतलब होता है स्थगित करना, इसका राइट अगर हिंदी कहें तो स्थगित करना को डेफर करते हैं। यदि अगर आप कोई डिसीजन को डेफर कर रहे हैं, यानी कि आप डिसीजन अभी लेने नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब है बच्चों 20 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। तो बच्चों आज का हमारा ये वीडियो सेशन में सिनोनिम्स का ये थर्ड वीडियो सेशन रहा। आपका क्या स्कोर है, आपने क्या हल किया है, जरूर कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए और उसमें आप अपने आंसर को जरूर सेंड कीजिए। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।